बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर। सेकंड के क्वेश्चंस और जो छुटपुट चीजें बची हैं उन सब के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। बनाने में लगा हुआ हूँ मैं। यहाँ पे मैं तो कितने स्टार्ट करने टॉपिक्स जा रहा होंगे हूँ चैप्टर नंबर अप्रोक्सीमेटली? 3। क्या? कितने टॉपिक्स होंगे अप्रोक्सीमेटली? कोई टॉपिक नहीं है, एक 10 मिनट का टॉपिक है सिर्फ सिर्फ। वो भी मैं आधा करवा चुका हूँ। बाकी टॉपिक कोई नहीं है, मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं बट वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही करूंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, और बाकी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल हैं टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है जिससे कभी क्वेश्चन भी नहीं आया बट वो एनसीईआरटी में है तो मैं डिस्कस कर लूंगा। बाकी मुझे मेनली क्वेश्चंस के बनाने हैं वीडियोस, तो वो मैं बना रहा हूँ, मतलब तो वो मैं शेयर कर लूंगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? हमने जो पढ़ा अभी तक टॉपिक, वो टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि चार्ज जो रेस्ट पर है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, जैसे हमने पढ़ी फोर्स, स्पीड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, ये सब प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू चार्ज व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। लेकिन जब चार्ज चलने लगता है, जब चार्ज मूव करने लगता है, तो उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है? वो आएगा टॉपिक अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। ठीक? स्टडी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। ठीक? तो इसमें सबसे पहली टर्म क्या है? इसमें सबसे पहली टर्म है करंट। ठीक? करंट वही है जो 10th में पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। करंट जब हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब होता है कि मेटल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं फ्रीली, और नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सो दे आर कंसिडर्ड एज बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका रीजन क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि जो मेटल है आपका, उसके अंदर के जो एटम्स हैं, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगी चीज। मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स का साइज काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। इससे क्या होता है कि मेटल के एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, तो उन्हें बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी मिलते ही वो एटम छोड़ के बाहर आ जाते हैं। जैसे ये एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये एटम्स हैं। ये इन एटम्स की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेटल का एटम है तो इसका साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू नॉन मेटल का एटम। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है चीज नॉन मेटालिक होती जाती है ना? तभी तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होने का रीजन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स बड़े होते हैं। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होते हो
तो एटम का साइज छोटा होता जाता है क्योंकि चार्ज बढ़ता जाता है, तो एंड में आते आते एटम इतना छोटा हो जाता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं तो निकल नहीं पाते। लेकिन जो स्टार्टिंग में एटम्स हैं उनके या मिडल वाले के एटम्स जो हैं वो काफी बड़े हैं साइज में, तो उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, तो उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और वो निकल के भागने लगते हैं। ये थोड़ी सी एनर्जी उनको मिलती कैसे है? ये थोड़ी सी एनर्जी उनको मिलती है जो जिस रूम में ये वायर रखी है उस रूम की टेम्परेचर की वजह से। जैसे मान लो यहाँ पे इस रूम में जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर एक वायर रखी है और उसका टेम्परेचर है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है, मान लो 35 डिग्री है इस वक्त इस रूम का टेम्परेचर, तो उस वायर का टेम्परेचर भी हुआ 35 डिग्री। इस 35 डिग्री की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ हीट मिलेगी, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। वो हीट काफी है और ये अपने एटम से निकल के भागने लगते हैं। बट इससे होता क्या है, क्योंकि ये जो रूम की हीट है विच इज द थर्मल एनर्जी, ये इनको हीट तो दे रही है पर ये इनको डायरेक्शन नहीं दे रही, तो ये निकल के रैंडमली भागने लगते हैं। इधर इधर, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरा चांस है कि अगर कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे भी जाएगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो उसके उल्टा कोई इलेक्ट्रॉन है जो उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें कोई फायदा नहीं होता। मतलब फायदा किस सेंस में कि हमें करंट नहीं मिलता। करंट उसको बोलते हैं बच्चों जब वायर के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को कुछ चार्ज क्रॉस करे पर यूनिट टाइम। जैसे इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है। अगर इस क्रॉस सेक्शन को कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्रॉस करें एक ही डायरेक्शन में, पर यूनिट टाइम, तो हम मानेंगे कि करंट है इस वायर में। करंट का मतलब होता है कि किसी क्रॉस सेक्शन को चार्ज क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब थर्मल एनर्जी की वजह से भी चार्ज क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं उतने ही, मतलब 1 सेकंड में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 10 वापस इधर भी आ रहे हैं, क्योंकि सब रैंडमली भाग रहे हैं। तो अगर 1000 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ रहे हैं सेम टाइम पे, तो नेट करंट हमको कितना मिलता है? 0। तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करते हैं वायर के अंदर, लेकिन हमें कोई करंट नहीं मिलता। इसलिए अगर तुम्हारे रूम में कॉपर वायर पड़ी हो और नेकेड कॉपर वायर हो, तुम उसको टच करोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कैसे कराया जाए? एक ऐसा सोर्स लगाया जाए एनर्जी का जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के साथ साथ डायरेक्शन भी दे, एनर्जी के साथ साथ डायरेक्शन भी दे। और ये सोर्स क्या है? ये सोर्स है बैटरी या सेल, एक ही बात है, जो डिफरेंस है आगे बात करेंगे। ये सोर्स है बैटरी, बैटरी उसको एनर्जी भी देती है और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो डायरेक्शन भी देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे ही तुम एक कंडक्टर के एंड में बैटरी लगाते हो, उस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से दूर भागता है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागता है, तो मिलता है करंट। तो ये कुछ थ्योरी है करंट की। ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि इस पार्ट से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। वो क्वेश्चन क्या है सुन लो। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो लिखता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी। क्योंकि बैटरी लगाने से क्या हुआ? बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन दौड़ा। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल कब दौड़ता है? जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। क्योंकि बैटरी एक कंडक्टर के एक एंड को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव चार्ज कर देती है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है, यानी बैटरी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती है। यानी बैटरी लगाने से क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, वो पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो बच्चे सोचते हैं कि बैटरी नहीं लगाई तो करंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट वो रैंडम ऑर्डर में मूव करते हैं, जिगजैग मैनर में मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते। ठीक है, और और क्या पूछता है मैं अब बताता हूँ। पहले करंट की डेफिनेशन देखो। तो करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करें? करंट को डिफाइन हम लोग करते हैं कि करंट का मतलब है कि एक क्रॉस सेक्शन को सेम टाइम में ज्यादा चार्ज क्रॉस करेगा तो मतलब वायर में ज्यादा करंट है, कम चार्ज क्रॉस करेगा तो मतलब वायर में कम करंट है। सो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली लिख दो रेट ऑफ सिंपली लिख दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट का सिंबल होगा बच्चों आई, कैपिटल आई स्मॉल आई कुछ भी ले सकते हैं। चार्ज के लिए भी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कुछ भी ले सकते हैं। करंट के लिए भी कैपिटल आई स्मॉल आई कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल आई। सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कि आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल वायर है और इस सिलेंड्रिकल वायर को क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है टी टाइम में, इसके एक पार्ट को, इसके एक क्रॉस सेक्शन को, इसके एक क्रॉस सेक्शन को क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है टी टाइम में। तो करंट कितना माना जाएगा? इस वायर से करंट कितना माना जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाय टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट हो गई चार्ज बाय टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर पर सेकंड, सॉरी कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड एम्पियर। आपने सुना होगा एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि जब एक क्रॉस सेक्शन को, जब एक वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन को 1 कूलम का चार्ज क्रॉस करेगा 1 सेकंड में, तो उस वायर से करंट माना जाएगा 1 कूलम पर सेकंड, मतलब 1 एम्पियर। करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम crosses any cross section of the conductor in 1 second. That current is called 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डायमेंशन तो इसकी आ गई, नई डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी डायमेंशन है ए। इसकी डायमेंशन है ए, तभी तो चार्ज की डायमेंशन होती है ए इंटू टी, बिकॉज चार्ज का फॉर्मूला क्या बना है यहाँ से? चार्ज का फॉर्मूला बना करंट इंटू टाइम, तो चार्ज की डायमेंशन हो गई एम्पियर ए इंटू टी। ठीक, तो करंट के बारे में और भी चीजें दी हुई हैं। आयनिक करंट होता है, आयंस की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। अभी हम उसमें जाएंगे नहीं, एक तो वहां से क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा आगे वो टॉपिक अपने आप डिटेल में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, अभी हमें जरूरत नहीं है उस डिस्कशन की। यहाँ पर एक बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। आपने पढ़ा होगा 10th में कि करंट की जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट। तो ये आप याद रख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों लेते हैं, देखो
ये हमारा कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। ठीक, अब बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसके ये वाले एंड को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा और ये इसके ये वाले एंड को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने से अब आप सोचो कि इस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे। तो पूरी वायर में हम लें तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो करता रहता है इसके अंदर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन आपको मिल गई। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? इसका उल्टा। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे। ठीक, ये जो रेड वाला बना है ये करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा। तो आप सीधा याद रखो कि करंट की जब आपको डायरेक्शन लेनी है तो लेनी है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है और नेगेटिव में जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव में जाएगा। तो ये है करंट की डायरेक्शन। पर क्यों है? हम वही डायरेक्शन क्यों नहीं लिए करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है, हमने उल्टा क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि करंट की जो थ्योरी है, करंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत पुराने हैं। देखो, जब फैन बन गया, बल्ब बन गया, बिजली से चलने वाली काफी चीजें बन गई, उसके भी 100 साल बाद जाके इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से है सारा करंट, लेकिन करंट पहले डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन बाद में हुआ। एडिसन ने बल्ब बनाया 1830s में, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे थॉमसन ने 1900 के बाद, और बल्ब से पहले इलेक्ट्रिसिटी थी, माइकल फैराडे ने तो उससे भी 100 साल पहले काम किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पहले से है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का रीजन हमको बाद में पता चला। तो हमने पहले जब कॉन्सेप्ट बनाया इलेक्ट्रिसिटी के, तो हमने बेसिस किसको माना? हमने बेसिस माना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। हमें सपना थोड़ी आएगा कि जब ये डिस्कवर होगा तो पता चलेगा कि यार करंट तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। हमें पहले से कैसे पता होगी ये बात? तो हमने जो थ्योरी बनाई वो पॉजिटिव चार्ज को बेसिस मान के बनाई। तो हमारे लिए हमेशा से करंट का मतलब था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बाद में पता चला यार करंट तो नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। अब हम क्या करें? अपनी थ्योरी को बदलें? नहीं, हमने बोला ठीक है, रीजन पता लग गया, छोड़ो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी थ्योरी वही की वही है कि करंट की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसलिए हम लोग लेते हैं ये डायरेक्शन करंट। ठीक, इस करंट को अलग से हमने नाम दिया कन्वेंशनल करंट, कि कन्वेंशनली जिसको हम लोग करंट समझते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोला इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट जब हम करंट सिर्फ करंट बोलते हैं तो हमारे लिए मतलब होता है कन्वेंशनल करंट, ना कि इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो हम सिर्फ करंट बोलेंगे, ये कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक वाला लफड़ा छोड़ दो। तो ये सर हाँ, सर ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में है तब वो नेगेटिव से दूर जा रहा है और वायर में आने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज पार्ट की तरफ ही जा रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्ट की तरफ नहीं जा रहा है। ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है इस एंड को। यस सर। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल लगातार इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है इस एंड को, और ये पॉजिटिव टर्मिनल लगातार इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचता है अपनी तरफ। इससे यहाँ कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में सप्लाई किए होते हैं वो फिर उस कमी को पूरा कर देते हैं, फिर इसकी तरफ खींच जाते हैं। ये प्रोसेस होता है। यस। तो ये बेसिक्स हैं। हम लोग आते हैं इसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक और डेरिवेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड
विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक हम पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंबल है v, v नीचे छोटा सा d। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बहुत क्वेश्चन आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। अच्छे से समझ लो इसको। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, अभी आपको क्या बताया कि बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन भागा, तो इलेक्ट्रॉन भागा, भागना हो गया हिंदी, अंग्रेजी हो गई ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाने से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जितने भी एटम्स हैं और उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आपने बैटरी लगाई तो ऑब्वियस है कि सारे सेम वेलोसिटी से तो नहीं भागे, सारे अलग अलग वेलोसिटी से भागे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? उन सब का एवरेज, उन सब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के एवरेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आई बात? डिफाइन हम इसको कैसे करेंगे? डेफिनेशन लिख लेना इसको, पॉज कर करके वीडियो को। इसकी डेफिनेशन नोट्स में तो मैं दूंगा। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड towards the positive end of the battery. It is the average velocity with which the electrons get drifted towards the positive end of the battery under the influence of an external electric field. यानी जब बैटरी लगाई, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अलग अलग स्पीड से भागे। उन सारी स्पीड्स के एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी अंडर द लिख ही लेते हैं ना अभी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है क्या? अभी लिख लेते हैं। और लिख लेना धीरे धीरे। अभी इतना थ्योरी लिखेंगे तो फिर काम रह जाएगा। समझे? अब जरा ध्यान से देखो, ये है हमारी कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। ये बड़े बड़े आयंस हैं, ये बड़े बड़े एटम्स हैं। हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागे। भागने पे क्या हुआ? अब जगह थोड़ी है भागने की। अब तुम सोचो, निकले कहां से? आउटर मोस्ट शेल से। जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा? अंदर वाली शेल्स बचेंगी, इतना हैवी न्यूक्लियस बचेगा। इतनी सी चीज निकली, इतनी बड़ी चीज तो बच गई पीछे, और पूरी भरी हुई है वो। अब कॉपर है, कॉपर के आउटर मोस्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से निकल गए, पीछे हैवी कॉपर पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव आयंस बचे कि नहीं बचे? तो जब कॉपर वायर में वो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं तो वो टकराते हैं आयंस से, फ्रीली नहीं दौड़ पाते। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ टकरा गया, इसका निकला इधर निकला, मान लो यहाँ टकरा गया, इसका इधर निकला वहां टकरा गया, टकराते हुए चलते हैं। समझ में आई बात? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाई है, बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो है E, बैटरी का वोल्टेज V, कंडक्टर की लेंथ L, बैटरी का जो हमने वोल्टेज लगाया है वो है V, कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? V/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला क्या होता है? E = V/L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये लगाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रॉन दौड़े, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? स्मॉल e। तो कितनी फोर्स लगी है इलेक्ट्रॉन पे? इतनी। हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगी? इतनी। और हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास जो है वो m है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होती है?
फोर्स पर यूनिट मास, so acceleration of each electron is EE, फोर्स पर यूनिट मास। ईच इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला है क्योंकि ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होंगे। क्यों? चार्ज सबका सेम, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, मास सबका सेम, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन होगी इसके अंदर वो सेम होगी। ठीक, अब मान लो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब बैटरी नहीं लगाई थी तो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या थी? u1, u2, u3 अप टू un। लेकिन इंडिविजुअली तो उनकी वेलोसिटी थी, बट ऑन एन एवरेज वेलोसिटी क्या थी? 0। बताया ना, अगर 10 इधर जा रहे हैं तो 10 इधर भी वापस आ रहे हैं, तो अगर पूरी पिक्चर देखें तो ऑन एंड ऑन एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो दिस इज 0। समझ में आई बात? और फील्ड लगाने के बाद मान लो फाइनल वेलोसिटी है v1, v2, v3 अप टू vn, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन सारी फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज। यही तो हम लोग कह रहे हैं, डेफिनेशन क्या दिया हमने कि जब बैटरी लगाते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लो जब बैटरी लगाई तो इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है v1, v2, v3 अप टू vn, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? v1 plus v2 plus v3 divided by vn divided by n, and that is drift velocity। देखो अगर फील्ड लगाने के बाद इनकी वेलोसिटीज है v1, v2, v3 अप टू vn, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन सबका सम डिवाइडेड बाय n व्हिच इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v1 इक्वल टू u1 प्लस at1, है ना, v इक्वल टू u प्लस at लगाओ सबके लिए, वो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि t क्या है। ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़ के निकला, एक्सेलरेट हुआ, कब तक हुआ? जब तक कि वो अगले एटम से टकरा नहीं गया। जैसे ही वो अगले एटम से टकराया उसकी वेलोसिटी तो फिर से 0 हो गई, और फिर क्योंकि लगातार उसको धक्का पड़ रहा है बैटरी का, तो वो उठ के फिर भागेगा कहीं और से जगह बना के, फिर टकराएगा। यानी कि वो जो भी वेलोसिटी गेन करेगा, वो गेन करेगा दो कोलिजन्स के बीच में जो उसको टाइम मिलेगा उसमें, और उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सर क्या है रिलैक्सेशन टाइम, एक बार फिर बताना। देखो, जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागे। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, लेकिन निकल के जब वो भागा, अब उस पर लगातार फोर्स लग रही है तो वो एक्सेलरेट हुआ मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन कब तक बढ़ी? जब तक कि वो अगले एटम से टकरा नहीं गया। जैसे ही वो अगले एटम से टकराएगा उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, और फिर वो क्योंकि लगातार उसको बैटरी पुश कर रही है, या मान लो कि नेगेटिव टर्मिनल उसको बैटरी का पुश कर रहा है, पॉजिटिव पुल कर रहा है, तो वो फिर उठ के भागेगा अब की बार दूसरे रास्ते से, लेकिन दूसरे रास्ते से भागेगा तो फिर टकरा जाएगा। तो वो जो भी वेलोसिटी गेन करेगा, जो भी वेलोसिटी में उसके इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा
ये जो दो कोलिजन्स हुई हैं उसके बीच में जो उसको टाइम मिला उसमें, और इन दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ चलेगा, टकराता हुआ चलेगा, फ्रीली नहीं चल पाएगा, टकराता टकराता एक एंड से चलेगा दूसरे पे पहुंच ही जाएगा, लेकिन टकराते हुए पहुंचेगा, सीधा सीधा नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये आयंस पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है उसमें करंट जितना हो सकता था, जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा मिलेगा नहीं, कम मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस तुमने पढ़ा होगा कि अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो कोई भी मटेरियल अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनको अपोज करता है। तो वो कैसे अपोज करता है? वो अपोज करता है ऐसे, उसके आयन से वो इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराते हैं, बार बार टकराते हैं तो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी वेलोसिटी गेन करते हैं वो गेन करते हैं दो कोलिजन्स के बीच में जो उनको टाइम मिलता है उसमें, एंड दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तुम ऐसे सोचो, सर वो जीरो क्यों होती है टकराने के बाद? टकराने के बाद जीरो होती है जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, इतने छोटे टाइम के लिए, मान लो बिल्कुल टाइम्स टू जीरो, इतने छोटे टाइम के लिए। जब भी कोई चीज टकराती है, टकराने के बाद वो चलती है तो कुछ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी पहले जीरो हुई होगी ना। अच्छा। इसको ऐसे लो, देखो जैसे मान लो ये एक स्लोप है और इस स्लोप पे तुमने बीच बीच में ऑब्स्टेकल लगा दिए, ऐसे। अब ऊपर तुमने एक बॉल रख दी, वो बॉल इवेंचुअली नीचे आएगी तुमको पता है, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि वो सीधी सीधी नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन का भी यही हाल है। तुमने यहाँ बॉल रख दी, अब मैं तुमसे पूछूं कि बॉल नीचे आएगी, तुम कहोगे हाँ फाइनली आएगी, लेकिन क्या सीधी सीधी आएगी? नहीं, सीधी सीधी तो नहीं आएगी। ये मान लो यहाँ पे भी एक ऑब्स्टेकल है, इससे टकरा जाएगी, इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, ऐसे करके ऐसे आएगी। ठीक है ना। आ यहाँ गया भी मान लो समझ। ऑब्स्टेकल है, इससे टकरा गई, आएगी जरूर लेकिन टकराती हुई आएगी। इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो यही हुआ है, हमने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा ही जाएगा, लेकिन बीच में हमने लगा दिया ऑब्स्टेकल्स तो वो टकराता टकराता जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जो भी वो गेन करता है वेलोसिटी वो उसी टाइम के दौरान करता है, और रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट किया जाता है टाउ से, जिससे टॉर्क को डिनोट करते थे। अगर मैं मान लूं, अगर मैं मान लूं कि इंडिविजुअली सारे इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम हम लोग ले लें टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ठीक, तो फिर ये लिखा जा सकता है V1 क्या है, U1 प्लस ए टाउ 1, ए सबका सेम है, और Vn क्या है, UN प्लस ए टाउ n। ठीक है, तो ये हो गई इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन सबका एवरेज। तो यहाँ पे पुट करो, ये ठीक। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, कुछ नोट कर, ये वाला मैं हटाने लगा हूँ पार्ट, नोट करना है तो कुछ कर लो इसमें से, 1 मिनट दे रहा हूँ।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कॉमन ले लिया ए, इसको अलग से लिख दिया, इसको अलग से लिख दिया। बट ये वाला पार्ट क्या है, ये तो जीरो है, ये इनिशियल वेलोसिटीज का जो एवरेज है ये तो जीरो है। और ये वाला पार्ट क्या है, इस पार्ट को मान लो टाउ, विच इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सब इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है, सो इट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो वीडी हमारा क्या बना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनी, 0 प्लस ए इंटू टाउ। और ए क्या था, ए था ई ई बाय एम। सो द फाइनल रिजल्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इज ई ई बाय एम इंटू टाउ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये डेरिवेशन बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट मेरे को मिलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलैक्सेशन टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, आगे बात करेंगे अब इसमें, इसको नोट जितना करना कर। डन। ठीक है बच्चों, तो क्या आया फाइनल रिजल्ट हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक, आगे बढ़ाते हैं, इससे जुड़ता हुआ एक टॉपिक और चलता है आगे, which is the relation between current and drift velocity। अब देखें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है कि जो करंट है वो क्या है कि कितना चार्ज क्रॉस किया एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम। ठीक, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उस चार्ज की स्पीड। तो तुम सोचो कि चार्ज की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, चार्ज की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही तो चार्ज क्रॉस करेगा पर यूनिट टाइम एक क्रॉस सेक्शन। चार्ज की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चार्ज क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उनमें एक्चुअल रिलेशन कुछ भी आए, लेकिन एक बात पक्की है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। समझ में आई बात। अब जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो क्या है, चलो डिराइव करते हैं। डायग्राम हमारा वही है, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है,
V पोटेंशियल हमने लगा दिया, ठीक। E इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, E इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई इसके अंदर, V/L, इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन भागा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। तो ये वही चीज है सारी जो पहले हो रही थी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी कितनी हुई, यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट करें कि हमने निकालना करंट, तो करंट इसमें कितना हुआ, करंट इसमें हुआ Q डिवाइडेड बाय T। अब इस कंडक्टर की लेंथ है L, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। इसकी लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो इसकी वॉल्यूम हुई, इसकी वॉल्यूम हुई A इंटू L। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता रहती है कई क्वेश्चंस में, which is called the number density of electrons. Number density of electrons in a material is number of electrons per unit volume. That is called number density. Number of electrons per unit volume. इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तो सोचो एक यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल वॉल्यूम है A इंटू L, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए A L N, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए A L N, समझ में आई ये बात। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, चार्ज कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E और टोटल इलेक्ट्रॉन्स है A L N, तो चार्ज कितना हुआ A L N E। समझ में आई यहाँ तक बात। तो अब आ जाओ करंट पे। करंट हमारा क्या था, करंट हमारा था Q/T। तो I क्या हो गया, I हो गया A L N E, A L N E बाय T। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, L, और उसकी जो स्पीड है वो तो यही है ना, VD, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कैंसिल कैंसिल, और ये VD ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आएगा I इक्वल टू ANEVD। हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे वाले भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये यूज हो रहा है फॉर्मूला। I इक्वल टू ANEVD, यानी कि एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इक्वल टू ANEVD बहुत यूज होता है, फॉर्मूला रट जाता है। I इक्वल टू ANEVD, ये डेरिवेशन अकेला आएगा, 2 नंबर का आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले के साथ दे देता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, नोट कर लो। सर सर लास्ट वाला दोबारा बताना। क्या सर लास्ट वाला ये L/VD कैसे आया? ये टाइम का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
क्या पढ़ता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक गया ना इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर की बात हो रही है, इस कंडक्टर में मूव किया इलेक्ट्रॉन, कितना डिस्टेंस कवर किया है, एल, और कितनी स्पीड से, वीडी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, वीडी, तो टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल अपॉन वीडी, एल से एल कैंसिल, आई इक्वल टू ए एन ई वीडी। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सर हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करा, जैसे प्लस पर चार्ज है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले पार्ट पर ढूंढ रहे हैं ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, ये ई, यस सर। ये तो कांस्टेंट है ना, ई क्या है, ई है v बाई एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के दोनों एंड्स में फिक्स कर दिया ना हमने, v चेंज तो नहीं हो रहा वो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इज v और इसकी लेंथ है l, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी v बाई एल, फिक्स हो गई वो कांस्टेंट। और कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में। यस सर। हाँ टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो इसको यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है बहुत लंबा है, ओम्स लॉ, यहां से उसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है, तो वो शुरू कराऊंगा तो खत्म नहीं होगा अभी। ये दो डेरिवेशन अपने प्रिपेयर कर लो, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये दो डेरिवेशन अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज वाला, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, और क्वेश्चंस के वीडियोस में शेयर करता रहूंगा तुमसे, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। ओके बाय बाय।